दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गिरफ्तारशुदा व्यक्ति के अधिकार के बारे में। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है। उस व्यक्ति को जिसे वे गिरफ्तार कर रहे हैं, कर लिया है, उसके परिवारजनों को सूचना देने की या उसको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की आदि आदि। दोस्तों, हाल ही में लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एक मामला सामने आया है जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और कहा है क्यों ना दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के विरुद्ध 1 लाख रुपए के फाइन की संस्तुति की जाए। प्रस्तुत शिकायत में हुआ यह था कि पुलिस अधिकारी ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया, उसको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, उसको कब और किस न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, इसके बारे में भी उसके परिवारजनों को, उसके अधिवक्ताओं को गलत सूचना दी गई, जिस कारण वह जो भी अपने हित में कदम उठा सकता था उनको नहीं उठा पाया। इस सभी शिकायतों पर अपना संज्ञान लेते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा यूथ बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा डीके बासु केस वगैरह में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए हैं उनका अनुपालन नहीं किया गया। तो दोस्तों, यहीं से निकल कर आता है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का ये वाद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किए। तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे फिर एक बार विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक केस कोट किया है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या था? ये एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी यूथ बार एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2016 में, जिसका रिट पिटीशन का नंबर था 68/2016, जो कि संविधान की आर्टिकल 32 के अंतर्गत दाखिल की गई थी, जिसमें मैंडेमस के नेचर की ये रिट थी, यानी कि याचिकाकर्ता न्यायालय से कोई आदेश चाहते थे कि वह आदेश जारी करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को नोटिस इश्यू किए। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करते हुए कई सारे केस लॉ भी कोट किए, पिछले अपने ही न्यायालय के निर्णयों को कोट किया, जिनमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2010, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ब्रॉड पर्सपेक्टिव सीक टू प्रोटेक्ट द पर्सन ऑफ देयर लाइव्स and personal liberties except according to the procedure established by the law। दूसरा एक और केस कोट किया, सोम मित्तल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 2008, जिसमें भी कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और इसलिए इसमें हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकारों को संरक्षित करने की बात इस रिट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। इसी तरह डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित अधिकारों को ईर्ष्यापूर्वक ईमानदारी से संरक्षित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि हम इस समस्या को दूर नहीं कर सकते, लेकिन क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार की किसी भी प्रकार की यातना संविधान के अनुच्छेद 21 के निषेध के अंतर्गत आती है, चाहे वह जांच, पूछताछ या अन्यथा के दौरान की गई हो। यहाँ एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है और थानों में चल क्या रहा है। कुल मिलाकर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग व्यूज आने लाजमी थे। सबके व्यूज को एक जगह इकट्ठा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किए वो मैं भी आपको बताऊंगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ABCD नंबर दिए हैं, मैं आपको 1 2 3 करके बताना भी आसान रहेगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जैसे कि CRPC की धारा 207 में निहित है, सबसे पहले उसको FIR की कॉपी दी जाएगी। नंबर 2, यानी कि B, ऑर्डर में भी दिया हुआ है। नंबर 2,
आरोपी जिसके पास ये संदेह होता है कि उसे आपराधिक मामले में फंसाया गया है और उसका नाम एफआईआर में हो सकता है, वह अपने प्रतिनिधि, एजेंट, पैरोकार के माध्यम से एक प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक को ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जो कि न्यायालय में दिया जाता है वही शुल्क दिया जाएगा जो कि कोर्ट फीस वहाँ दी जाती है, उस फीस के लेने के बाद और आवेदन साथ उस फीस का भुगतान लेने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको एफआईआर कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 3, पुलिस स्टेशन द्वारा या संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी विशेष न्यायाधीश को प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी की ओर से प्रमाणित प्रति दायर किए जाने के 2 कार्य दिवस के भीतर न्यायालय द्वारा दी जाएगी। यानी कि अगर एफआईआर दर्ज हुई और न्यायालय में चली जाती है तो न्यायालय भी वो अप्लाई करेगा और न्यायालय उसको 2 कार्य दिवस के अंदर उसकी कॉपी उपलब्ध कराएगा। जबकि ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस प्राविधान का जो इस गाइडलाइन में दिया जा रहा है, इसका सीआरपीसी की धारा 207 में निहित वैधानिक जनादेश से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। चौथा और सबसे खास, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया, जैसे ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है, जब तक कि वह गंभीर प्रकृति का ना हो। गंभीर प्रकृति यानी कि पॉक्सो अधिनियम का है, आतंकवाद से संबंधित है या यौन अपराध से संबंधित है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यूज मांगे थे राज्यों के, तो कुछ राज्यों के इसमें अलग अलग व्यूज आए। जैसे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से व्यू आया कि साहब पॉक्सो अपराध को अगर हम अपलोड करते हैं, उसको एफआईआर को वेबसाइट पर लाते हैं तो उसके परिवार वालों की आइडेंटिटी जाहिर हो जाएगी। या मिजोरम नागालैंड की तरफ से यह आया कि साहब वहाँ इंसर्जेंसी एक बड़ा मुद्दा है, उसके अपराध की एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड करने से एक दिक्कत पैदा होगी। बहरहाल चौथा ये क्या है डायरेक्ट, पहले तो वो बता देता हूँ, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाएगा। यदि पुलिस के पास अपनी वेबसाइट नहीं है तब उस राज्य की वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर अंदर उस एफआईआर को अपलोड किया जाएगा जिसमें गंभीर प्रकृति के अपराधों को छोड़ दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है भौगोलिक स्थिति के कारण यदि कनेक्टिविटी की समस्या है तो इस 24 घंटे की अवधि को 48 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है और इस 48 घंटे की अवधि को भी मैक्सिमम 72 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि भौगोलिक स्थिति के कारण कनेक्टिविटी की समस्या संबंधित है, उसको स्थापित करना होगा, देरी के कारण बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि प्राथमिकी अपलोड नहीं की जाती है तो यह सीआरपीसी की धारा 438 का आधार नहीं बनेगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अगला इसमें कहा गया है कि यदि मामले को संवेदनशील बताते हुए एफआईआर को अपलोड नहीं किया गया, कोई व्यक्ति इससे व्यतीत होता है तो वह एक अपना एप्लीकेशन संबंधित पुलिस अधीक्षक के यहाँ देगा। संबंधित पुलिस अधीक्षक उस प्रार्थना पत्र पर एक 3 सदस्य कमेटी का गठन करेगा जिसे 3 दिनों के भीतर इस मामले को निपटाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये उल्लिखित सक्षम अधिकारी आज से 8 सप्ताह के भीतर, यानी कि जिस डेट का आदेश है उसका 8 सप्ताह के अंदर अंदर समिति का गठन करेगा जिस डेट में एप्लीकेशन दी जाती है। जिन मामलों में अपराध के संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एफआईआर नहीं दी गई है, अगला प्रावधान, अगला डायरेक्शन, तो उस मामले में वह संबंधित न्यायालय में आवेदन करेगा और न्यायालय द्वारा आवेदन जमा करने के 3 दिनों के भीतर उसको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, यानी कि एफआईआर होते ही उसको वेबसाइट पर अपलोड करना, यह 15 नवंबर 2016 से प्रभावी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिए थे। अब उसी के बाद से आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन एफआईआर मिलती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एफआईआर तलाश करते हैं कई बार ऐसा होता है कुछ एफआईआर जो कि यहाँ गंभीर प्रकृति श्रेणी में नहीं है तो भी थाने द्वारा या पुलिस अधिकारियों द्वारा अपलोड नहीं की जाती, कई महीने तक अपलोड नहीं की जाती है। गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को ये बताना कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें तो पुलिस अधिकारी अपनी तौहीन समझते हैं तो कोई सवाल भी नहीं कर पाता है। फिर उसके अधिवक्ता को सूचना देना, खासतौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। दिल्ली या उत्तराखंड या महाराष्ट्र में शायद स्थिति कुछ बेहतर हो, गोवा जैसे राज्यों में,
लेकिन यहाँ इन राज्यों में जो खासतौर से उत्तर भारत के राज्य हैं, कुछ चुनिंदा राज्य, यहाँ स्थिति बहुत खराब है। दोस्तों, हमारे संविधान ने हमारे अधिकार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत का कानून, भारत का संविधान अपने आप में पर्याप्त है। उसको ज़मीन पर लागू कैसे किया जाए, ये लागू करना पुलिस अधिकारियों के, और बल्कि बिल्कुल नीचे आ जाइए, थाने के हाथ में होता है। थाने में ही सबसे ज़्यादा कानून की अवहेलना की जाती है। ज़रूरत है कि आप विजिल ब्लोअर बने, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने अधिकारों के लिए हासिल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार, उनको किस तरह से हासिल किया जा सकता है। अगर जिस तरह से यूथ बार एसोसिएशन ने रेट फाइल किए, या अभी NHRC का जो लेटेस्ट जजमेंट आया, इसी तरह से अगर सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, तो मैं समझता हूँ जो संविधान ने आपको शक्तियाँ प्रदान की हैं, जो कानून चाहता है, जो सरकारें चाहती हैं, उस उद्देश्य को हासिल करने में आसानी होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।